पार्टी थोड़ी सी लिबरल पार्टी से आगे चल रही है। इसमें 33% वोट्स जो है कंजर्वेटिव को मिलेंगे अगर आज इलेक्शन होता है, 30% लिबरल्स को। और ये जो है 4th मंथ इन रनिंग है कि ये जब इन्होंने पोल किया है, तो ये जब से पियर पॉवेवर आए हैं इनके लीडर बन के, उस वक्त से ये थोड़े आगे चल रहे हैं। वैसे एनडीपी ये भी बताना चाहिए कि +3 और -3 का इसमें होता है हमें। हाँ जी, मार्जिन होता है। हाँ जी, प्लस माइनस एरर जो है उसका। एनडीपी जो है जी उसने गेन किया है, उसके 19% थे नवंबर में, वो अब 21% पे खड़ी है। पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा 4% है। और ये ऑनलाइन इन्होंने किया था, जो सर्वे किया था 1526 लोगों का 9 दिसंबर से 11 के। ब्लॉक क्यूबेकवा जो है 7% पे है, ग्रीन्स 4% पे है। लेकिन अटलांटिक कनाडा में लिबरल्स की जो है वो लीड है। और इसके अलावा क्यूबेक जो है उसमें लोग ज़्यादातर कहते हैं कि हम कंजर्वेटिव्स को वोट देंगे, जो कि 36% पे है, लिबरल्स 29, एनडीपी 26, कंजर्वेटिव्स। इसी तरह मैनिटोबा और सस्कैचुअन में भी 47% पे है, काफ़ी आगे हैं। और यहाँ पे जो है मेन पार्टी इनको देने के लिए बहुत बड़ा धक्का जो दे सकती है वो फिर से लिबरल होएगी। और वो अच्छा, इसमें जो 18 से 34 के करीब के जो वोटर्स हैं वो कहते हैं कि हम जो है ज़्यादातर, क्योंकि यंग ये बहुत लीडर हैं दोनों ही। एक तो वैसे तो हमारे जस्टिन ट्रूडो साहब भी यंग ही हैं, लेकिन जगमीत सिंह और पियर पॉवेवर जो हैं वो तो उनकी तरफ कुछ देखा जा रहा है कि झुकाव जो है वो अब ज़्यादा जा रहा है। 55 एंड ओल्डर जो हैं उन्होंने अपना मन जो है वो काफ़ी तक बना लिया है। वो कहते हैं जी 38% हम कंजर्वेटिव्स को देंगे, 32% कहते हैं हम लिबरल्स को देंगे, 15% जो है वो कहते हैं हम एनडीपी को देंगे। रूरल एरियाज जो है उसमें 43% जो है वो कहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी, 26 लिबरल्स। और जो अर्बन एरियाज हैं उसमें 34% लिबरल्स को, 27% कंजर्वेटिव एंड 25% जो है वो एनडीपी को। तो इस तरह से जो है ये मिक्स्ड किस्म का बैग है, जिसमें कि आप देख सकते हैं डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट पार्टीज की पकड़ है। लेकिन ओवरऑल जो है कंजर्वेटिव थोड़ा आगे चल रहे हैं। एक स्पीच की है जी इंग्लिश और फ्रेंच में पियर पॉवेवर ने अपने कॉकस के साथ, और फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी वो बात कर रहे थे। लेकिन अपने कॉकस को उन्होंने कहा है जी कि अभी जो छुट्टियां क्रिसमस की आने वाली हैं, कॉमन मैन जो है उसके साथ आप खड़े रहें, उनके पास जाएं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ऊपर चली गई है, लोग फूड बैंक्स में जा रहे हैं। और छोटे बच्चे जो यानी कि जो यंगस्टर्स हैं जो अपनी एजुकेशन वगैरह लेके जो फिर कहते थे कि हम इंडिपेंडेंटली रहेंगे, वो अब अपने पेरेंट्स के बेसमेंट्स में रह रहे हैं, क्योंकि होम्स नहीं अब वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बात की जी ड्रग ओवरडोज की भी जो प्रॉब्लम बहुत होगी, और गन कंट्रोल लेजिस्लेशन जो कि बस चलता ही चला जा रहा है, बिल C-21 उसके ऊपर। और हेल्थ केयर सिस्टम पे वो कहते हैं मैं अपनी बेटी को भी, जिसको कि माइग्रेन है, उसको लेके जाता हूँ हॉस्पिटल में, तो मैं देखता हूँ दूसरे बच्चों के साथ कई घंटे उसको वेट करना पड़ता है। तो हमको एज अ जो ऑफिशियल ऑपोजिशन है, ये जो होप्स लोग लेके आते हैं इस कंट्री में, उनकी वो जो ड्रीम्स और होप्स हैं उनको हमको रिकिंडल करने की ज़रूरत है। तो अपने कॉकस को उन्होंने कहा जी लोगों के साथ टाइम गुजारें। मिनिस्टर मॉन्टी मैकनॉटन जो हैं, लेबर मिनिस्टर जो ऑन्टेरियो के, वो कह रहे हैं जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ओपियोइड का क्राइसिस हो गया है। आज ये थे वीट चीफ टैवरन इन टोरंटो में, तो वो कह रहे हैं कि जून 1 2023 से हम तमाम जो हाई रिस्क बिजनेसेस हैं जहां पे कि लोग ये इस तरह का यूज करते हैं, उनको हम कह रहे हैं नेक्सोलोन किट्स आप रखें। ये नेक्सोलोन किट्स जो है ये एकदम से ब्रीदिंग रिस्टोर कर लेती हैं अगर किसी का ओवरडोज हो जाता है। वैसे ज्यादातर तो ये नाक से लिया जाता है, लेकिन इसको इंजेक्ट भी किया जा सकता है। तो मॉन्टी मैकनॉटन साहब ने कहा ये हमको स्टेप्स इसलिए लेने पड़ रहे हैं क्योंकि बेतहाशा जो है टॉक्सिक सप्लाई रिक्रिएशनल की, स्ट्रीट ड्रग्स की बहुत ओंटारियो के अंदर फैल गई है। एनवायरमेंट कनाडा ने आज कहा है जी कि स्नो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड 70 किलोमीटर पर आवर की कल से देखी जाएंगी। मुल्क में ज़्यादातर हिस्सों में टोरंटो, यॉर्क, डरहम, पील, हॉल्टन और सदर्न ओंटारियो में 10 सेंटीमीटर स्नो का भी आने का है इंडिकेशन है फ्राइडे मॉर्निंग तक। उसके बाद जो है फिर फ्लडीज शुरू हो जाएंगी। तो वो कह रहे हैं एनवायरमेंट कनाडा वाले कि आपका जितना भी नॉन एसेंशियल ट्रैवल है आप उसको कट करें। और जनाब अल जजीरा की आज बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव ये रिपोर्ट है जो इन्होंने, क्योंकि आज जो था फ्रांस और मोरक्को जो थे आमने सामने थे, जिसमें कि जो मोरक्को है वो हार चुका है, मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक फ्रांस जीत चुका है। उसके ऊपर इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त आज जो रिपोर्ट है वो की है। अच्छा, आप वो कहते हैं जी कि ये दोनों आमने सामने आज हैं, तो इसमें ये जो है
मोरक्को जब जीता था पहले तो उसने बड़ा सेलिब्रेट किया था। तो ये कॉलोनी थी फ्रांस की, आज ये जो एक दूसरे के सामने हुए हैं और इनके रिलेशनशिप्स बहुत ही ज्यादा डिली डैली किस्म के रहे हैं। ये सेपरेटेड है बाय मेडिटेरेनियन सी। 780,000 मोरक्कन ओरिजिन के जो लोग हैं वो फ्रांस में रहते हैं। लेकिन जो मैक्रों साहब थी उनकी गवर्नमेंट ने सितंबर 2021 में अंडर फ्रांस जो इनका जो एक था वो इमिग्रेशन सिस्टम था उसके अंदर वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी और कहा था कि ये लोग जो मोरक्कन अल्जीरियंस हैं ये हमारे मुल्क में एंटर नहीं हो सकते, उसकी वजह से इनके ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो जाते थे। इसके अलावा 1912 में थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाएं तो फ्रांस ने एक ट्रीटी ऑफ फेज मोरक्को के जो सुल्तान अब्दुल हाफिज थे उनके साथ की थी और उसकी वजह से इन्होंने मोरक्को को फ्रांस का प्रोटेक्टोरेट बनाया था और उसके बाद फिर यहाँ पे कॉलोनी बनाई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस जो है उसने 40,000 सोल्जर्स को कहा था कि भाई तुम मेरी मिलिट्री के लिए काम करो और जब आप हमारे लिए फाइट करेंगे और हम जीत जाएंगे तो हो सकता है हम आपको आज़ादी दे दें। लेकिन उसकी वजह से ये रिजेंटमेंट उस वक्त बढ़ गई जब उन्होंने उनको आज़ादी नहीं दी और ये चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और उसमें लोगों का रिजेंटमेंट और बढ़ गया। 1944 में एक नई पार्टी बनी थी, इस्तिलाक पार्टी, जिसने क्या कहा था कि हम मोरक्को के लिए जो है इंडिपेंडेंस लेकर आएंगे। 1942 में ये जो एंटी कॉलोनियल अपराइजिंग थी ये हुई वहां पे कैसाब्लैंका में, जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती से और वायलेंटली रादर उसको जो है दे पुट इट डाउन और यहां पे इसको आउटलॉ कह दिया। जो मोरक्को कम्युनिस्ट और इस्तिकलाल जो पार्टीज थी उनको कहा जी कि अब आप बिल्कुल अगर कोई उठा तो उसको जो है एलिमिनेट किया जाएगा और इनके जो सुल्तान थे मोहम्मद V उसको एग्जाइल में भेज दिया मेडागास्कर में। ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं और आते आते नवंबर 1955 में चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि फ्रांस को लगा कि उनको इनके सुल्तान को, मोरक्को के सुल्तान को वापस बुलाना पड़ेगा। तो वो जैसे ही आए तो उन्होंने कहा जी हमें आज़ादी दो। तो फ्रांस ने मोरक्को को मार्च 1956 के अंदर जो है कहा कि हम अपना जो आप फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट थे इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। 1973 में किंग हसन II जो थे उन्होंने फिर बहुत सारी रिफॉर्म्स लाई और उसके अंडर उन्होंने कहा कि 50% जो फॉरेन ओन्ड कंपनी है जिसको कि ज़्यादातर फ्रांस ओन करता था, उन्होंने कहा जी ये तमाम की तमाम कंपनियां आप ट्रांसफ़र कर दें मोरक्कन्स को, वो इसके अंदर मेजर जो है स्टेक होल्डर्स होंगे। 1980s के अंदर जो इनके फिर रूलर्स आए मोरक्को के, उन्होंने कहा जी फ्रांस के इतने वो खिलाफ थे कि उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होएगी और अब हमारी लैंग्वेज जो है अरबिक लैंग्वेज होएगी। फिर क्या हुआ उसके बाद, लेकिन 1980s में ये किया तो सही, लेकिन चूंकि फ्रांस इनका मेन ट्रेडिंग पार्टनर था, 30 ईयर्स के बाद इनको फिर से वापस जो है मैथ्स खास तौर पे और साइंस और फिजिक्स जो है वो फ्रेंच में वापस लानी पड़ी। लेकिन उसके बाद भी इनके जो ट्रेड रिलेशंस और दूसरे रिलेशंस थे कोई इतने अच्छे नहीं हुए। रिलेशंस उस वक्त थोड़े से इंप्रूव होने शुरू हुए जब 2007 में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट सार्कोजी थे उन्होंने कहा जी कि हम आपका एक मॉडर्न रेलवे बनाते हैं और उसके 50% जो खर्चे हैं वो, बल्कि 51% खर्चे जो हैं वो फ्रांस उठाएगा। तो हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में एक फ्रेंच एक अल बरोक कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जिसको कि फ्रेंच कंपनी बनाएगी, हाई स्पीड रेल जो है वो करेंगे। अच्छा, इसमें वैसे तो ये दोनों कंट्रीज जो हैं आज तक फ्रेंडलीज खेलते हैं। आपको पता ही है कि उसी वक्त 2007 में इन्होंने एक फ्रेंडली खेला था फ्रांस और मोरक्को ने, जो कि 2-2 से ड्रॉ हो गया था। लेकिन उसके बाद से 2014 से चीज़ें काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गई जब एक दफ़ा फिर से फ्रांस ने जो इनके एक इंटेलिजेंट के हेड ऑफ इंटेलिजेंस थे इनके अब्दुल लतीफ़ हमूची, उनके खिलाफ जो है उनके ऊपर काफ़ी सख्ती वक्ती की और उनको कहा जी कि तुम्हारे ऊपर टॉर्चर के एलिगेशंस हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के एलिगेशंस हैं, तो तुम्हारे खिलाफ जो है फ्रेंच गवर्नमेंट लेगी एक्शन लेगी, जिसकी वजह से मोरक्को और फ्रांस के ताल्लुकात फिर से खराब हुए। 2018 में किंग मोहम्मद VI जो है उन्होंने फिर से मैक्रों जो है अभी के प्रेसिडेंट जो है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों, उनके साथ मुलाकातें की और उसके अंदर इन दोनों ने कहा कि भाई हमको जो है अब प्लान जो है इकट्ठे आगे लेके चलना चाहिए। और मैक्रों साहब ने उस वक्त बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम मोरक्को का जो वेस्टर्न सहारा के ऊपर जो ऑटोनॉमी है उसको भी मानते हैं। मैक्रों साहब ने यह बयान उस वक्त दिया जब ट्रंप साहब ने भी ये कहा
2020 में कि ये जो एरिया है ये बिल्कुल मोरक्को के अंडर है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जाहिर है कि आपको पता ही है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने आके उसको कहा कि खली वली हम नहीं मानते इस चीज़ को जो ट्रम्प साहब ने किया, वो फिर से वापस आ गए हैं। अब जनाब जबकि फ्रांस ने और मैक्रोन साहब ने 50% जो है वो कमी कर दी है वीज़ास को मोरक्कन, अल्जीरियंस और टूनीजियंस के लिए, तो हालात जाहिर है इन दोनों के मुल्कों में अब फिर से ख़राब हैं और आज तो ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं माजिद भाई, है ना, क्योंकि मोरक्को को हरा दिया फ्रांस ने, मोरक्को को फ्रांस ने हरा दिया है, मोरक्को को फ्रांस ने हरा दिया है 2-0 से 2-0 से ठीक है जी, should have been 7-0 हाँ जी, बहरहाल जी हारना तो एक रन से भी होता है ना, बस हार है, एक गोल से भी हराते तो हार थी, 2 से हराया उन्होंने। लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि जनवरी नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी 2023 में मैक्रोन साहब जो हैं वो अब मोरक्को का कर सकते हैं। तो आज आपको इसलिए हिस्ट्री सुनाई है कि आप सेंटिमेंट समझ सकते होंगे दोनों तरफ के जो हैं प्लेयर्स उनके। हालांकि फ्रांस की जो टीम है फुटबॉल टीम उसमें भी ज़्यादातर अल्जीरियंस, मोरक्कन्स और टूनीजियंस ही हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर प्रीडोमिनेंटली अ मुस्लिम टीम। फ्रांस की टीम जो है सॉकर की वो मुस्लिम है ज़्यादा, तो कोई एक आध कोई उसमें तबरक के तौर पे क्रिश्चियन उन्होंने रखा हुआ है ठीक है जी, तो ये इनके बीच में जनाब हिस्ट्री थी और ये बड़ी राइवलरी जो है इनके बीच में चलती है। जी टीवी की आज एक न्यूज़ है, जी न्यूज़ की तरफ से आज एक इंटरव्यू जो है वो सामने आया है जो इनके इंडिया के एक्स आर्मी चीफ थे जनरल एम नरावन, उनका आज इंटरव्यू लिया गया है जिसमें कि वो एक पॉडकास्ट कर रहे थे सुमित प्रकाश से। तो उसके अंदर इन्होंने कहा जी कि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर चाइना आगे बढ़ता जा रहा है और वो हौले बढ़े हैं चाइना वाले, वो इतनी तेजी से नहीं आए हैं, तो इसीलिए वो दुनिया को भी इतने डेंजरस नहीं लग रहे थे, शायद हमने भी अंडर एस्टिमेट उनको किया। लेकिन आमने सामने जब भी हम आते हैं फिर हमारे बीच में क्लैशेस होते हैं, कभी क्लैशेस में कोई डेथ्स भी होती हैं, कभी नहीं होती हैं, लेकिन इंडियन आर्मी जो है उसका असर्टिव रिस्पॉन्स होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि चाइना जो है अपने आप को बढ़ाता चला जा रहा है। इनसे एक क्वेश्चन किया उन्होंने सुमिता प्रकाश ने, उन्होंने कहा जी कि आप जो मई 2020 में गलवान के एरिया में जो ईस्टर्न लद्दाख है वहां पे जो क्लैशेस आए थे जिसमें कि पता चला था कि 20 इंडियन सोल्जर्स जो उनकी डेथ हो गई है, तो आप उस वक्त जो थे आर्मी चीफ थे, तो आपका फिर क्या उस पर रिस्पांस था? वो कहते हैं जी हम तो पेट्रोल कर रहे थे, इंडियन मिलिट्री जो है LAC के ऊपर अपनी तरफ पे वो तो नॉर्मल का पेट्रोल कर रही थी, इतने में चाइनीज जो है वो आमने सामने आने से शुरू हो गए हमारे। जब आए तो हमको रिस्पांस देना ही था, जब हमने दिया तो हमें नहीं पता था कि वो हमारे ऊपर इस तरह अटैक करेंगे और हमारे बच्चों की जान जाएगी। तो वो कहते हैं जी कि ये उसकी वजह से जो था ये सारा कुछ हुआ था। लेकिन वो कहते हैं जी कि अब भी चाइना आगे बढ़ रहा है, बल्कि जो एडवांस लाइंस हैं उसके ऊपर चाइना ने 2 पोस्ट बनाई हैं PP-15 के पास, और उसमें जो है हमें खतरा है कि चाइना अब और अंदर आएगा। तो ये जो है आज उन्होंने बड़ा खतरे में नाक जो है वो इजहार किया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं जी इंडिया के MS जयशंकर, मैंने आपको बताया ना उन्होंने एक लाइन रटी हुई है, उनको रटाई हुई है, पाकिस्तान टेररिस्ट है, ये हर जगह पे वो बोलते हैं जी, हर जगह जाके वो बोलते हैं। अच्छा आज इन्होंने सोचा कि मैं लाइन जो है ना जरा उसको थोड़ा सा छुपा के बात करूंगा, ठीक है जी अच्छा जी, आज S जयशंकर साहब जो कि प्रिजाइड कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की, आपको पता ही है कि ये इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसके ऊपर प्रिजाइड उसका कर रहा था, वो जो सेशन के ऊपर प्रिजाइड कर रहे थे ये, तो उसको हेड कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन को, तो उसके ऊपर प्रिजाइड करते हुए इन्होंने वो जो वहाँ पे डिबेट हो रही थी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टी लैटरलिज्म, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो मल्टी लैटरलिज्म के नाम पे कुछ प्लेटफॉर्म्स जो इंटरनेशनल यूज के हैं जहाँ पे कि हमको अच्छी बातें और रेलिवेंट इशूज को डिस्कस करना चाहिए, डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने मतलब की बातें करते हैं, जिसकी की वजह से जो टेररिज्म के परपेट्रेटर्स होते हैं जैसे कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है, जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर वगैरह, उनको जो है फिर हम जो है हम और यानी इंडिया और अमेरिका जो है रोक नहीं सकते हैं। जाहिर है कि इनका डायरेक्ट निशाना जो था वो चाइना के ऊपर था, क्योंकि चाइना जो है इनकी जब बिड आती है कि उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट कहा जाए या पाकिस्तान को कहा जाए तो वो रोक देते हैं। तो आज बड़े ही वेल्ड तरीके से इन्होंने नाम ना लेते हुए इन्होंने दोनों मुल्कों को रगड़ दिया, चाइना को भी और पाकिस्तान को भी, है जी।
क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है मसूद अजहर, उनको हम चाहते हैं टेररिस्ट किया जाए, तो अब जाहिर है वो तो पाकिस्तान में बेस्ड है। तो लेकिन कुछ लोग इसको रोक देते हैं, तो भाई कुछ लोग कौन रोकते हैं? चाइना रोकता है। तो मुल्क जो इस रीजन के अंदर बड़ा टेररिज्म फैल रहा है और जो है वो परपेट्रेटर्स जो है टेररिज्म के, उनको जो है सजा देनी चाहिए। तो आज इन्होंने थोड़ी सी लाइन चेंज की, आज इन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हाँ 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 हाँ, ऐसे ऐसे है, ठीक है जी। वरना इन्होंने एक वो लाइन रटी हुई है जयशंकर साहब ने, पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, ठीक है। वो उसी तरह शुरू करते हैं अपनी हर स्पीच। तो ऐसे है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो हैं जी शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज टेलीफोन के ऊपर बात की है बिल गेट्स के साथ, और बिल गेट्स के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क में पोलियो ख़त्म करें। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ रह गए हैं दुनिया में जहाँ पे कि पोलियो के अब केसेस हैं। वो कहते हैं जी हाँ उसके अंदर कुछ डिस्ट्रप्शन आई है, क्योंकि ये जो अभी फ्लड्स आए थे उसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवस्टेट हुआ है, लेकिन हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिल गेट्स साहब ने बड़ी तारीफ की इनकी, उन्होंने कहा नहीं नहीं पाकिस्तान बड़ा अच्छा काम कर रहा है। वो पायन जड़े ने अमरीका रहते हैं उन्होंने की पता कम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है जी। तो बहरहाल जी वो कहते हैं हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं हिना रब्बानी खर, आज एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी इस्लामाबाद के अंदर, और कल हमने आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह साहब ने पूरी एक प्रेस रिलीज जारी भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रहा है। उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए आज हिना रब्बानी खर साहबा ने कहा है कि हिंदुस्तान जो है वाहिद दुनिया का कंट्री है जो टेररिज्म का नैरेटिव बयान करके उससे बेतहाशा फायदा उठा रहा है। रीजन के अंदर जो है बड़ा उसका इंडिया का प्रॉब्लमैटिक रोल है, और उसको जो अपने टेररिस्ट ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए वो बड़ी हॉस्टिलिटी जो है पाकिस्तान के खिलाफ दिखाता है। और अभी आपको पता ही है कि पाकिस्तान में रॉ के बहुत सारे एजेंट्स जो है वो पकड़े गए हैं। तो ये अब अनडिनाएबल और इनडिस्प्यूटेबल एविडेंस है हमारे पास। हम हिंदुस्तान की तरह नहीं करते हैं कि जैसे कोई उधर कोई मक्खी भी मर जाए तो वो कह देते हैं जी पाकिस्तान ने की है। हम पूरी यानी ये नहीं उन्होंने कहा उन्होंने कहा कुछ भी हो जाता है वहां पे तो वो कहते हैं पाकिस्तान ने किया। हम ऐसे नहीं करते, हम पूरी जो है प्रोब बिठाते हैं, और ये जो हमने पूरी प्रोब बिठाई थी इतने महीने की, उसके बाद हमने कहा है कि जी इंडिया जो है इसके अंदर शामिल था। इसीलिए आज उन्होंने यूनाइटेड नेशंस और FATF को कहा है कि इंडिया को जो है टेररिस्ट वॉच लिस्ट के अंदर आप डालें, और ये देखें कि ये क्योंकि हमारे पास सारी जो है पूरी एविडेंस है हमारे पास, तो इनको अकाउंटेबल आप ठहराएं। वो कहते हैं जी फॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद खान जो हैं उन्होंने भी डिप्लोमेट्स को इस्लामाबाद में बुलाया है, हिना रब्बानी कह रही थी, और वो उन्होंने कहा है, उनको बताया है, वो डोजियर पाकिस्तान की तरफ से दिखाया है जिसमें कि रॉ के एजेंट्स पकड़े गए हैं, और उनको बताया है कि हिंदुस्तान जो है कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं हिंदुस्तान को कहना चाहती हूँ, हिना रब्बानी खर कहती हैं कि अगर आप हमसाये का घर जलाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आग आपके घर तक ना पहुंचे, वो आग फिर आपके घर तक भी पहुंचेगी, तो आप ऐसा ना करें। ठीक है जी। अच्छा जनाब, नैब जो है पाकिस्तान में उसने अब डिसाइड किया है कि वो जो कि हमारी हसीना है मरियम नवाज साहिबा, PMLN की वाइस प्रेसिडेंट, और उनके हस्बैंड जो हैं कैप्टन सफदर साहब, उनके बारे में अब मैं ऐसा नहीं कह सकती, बहरहाल उनके बारे मरियम के बारे में कह सकती हूँ, हसीन खातून है, तो इनके बारे में उन्होंने नैब ने आज डिसाइड किया कि इनका जो एक्विटल है इसको अब चैलेंज नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर 29 में एग्जोनरेट किया था मरियम साहिबा और सफदर साहब को ड्राफ्ट केसेस में। ये जो एवन फील्ड का जो रेफरेंस चल रहा था उस सिलसिले में, जो कि इनको हैंड ओवर किया था नैब ने 2018 में, लेकिन नैब रावलपिंडी ने रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू किए थे इसके खिलाफ, और उन्होंने कहा था आप इसको और आगे लेके नहीं जाएंगे। तो आज उन्होंने वही कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। PTI के जो फरूक हबीब है उसने इसका बहुत बुरा मनाया। उन्होंने कहा कि इनके और गवर्नमेंट के बीच में NRO 2 जो है वो बिहाइंड द सीन्स हो गया है। इससे पहले जो थी इनकी जो सेंटेंसेस थी हुदैबा पेपर मिल्स केस में भी इस फैमिली की ख़त्म की गई थी, और अब ये जो है, और इसमें नैब को इन केसेस को प्रूव करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है वो दिया गया था। लेकिन अब जो है लगता है कि नैब जो है बिल्कुल PDM की करप्शन को डिफेंड कर रही है, उसका अदारा बन गए हैं। तो उन्होंने जो पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनको कहा है कि इस सारी करप्शन का नोटिस लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने भी आज कहा है जी कि जो सिंध असेंबली की मेंबर हैं फरियाल तारपुर साहिबा, उनको हम डिसक्वालीफाई नहीं करेंगे। फरियाल तारपुर साहिबा जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब की बहन हैं, और PTI के लीडर्स अरसलान राज और राबिया अजहर ने उनको कहा था कि इनको डिसक्वालीफाई किया जाए अंडर आर्टिकल 62 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इन्होंने अपने एसेट्स जो हैं वो बयान नहीं किए थे। ECP ने आज कहा कि नहीं, इन्होंने अपने एसेट्स सारे शो किए थे, और इसके लिए आपको कॉन्क्रीट
एविडेंस ला के देनी पड़ेगी अगर इन्होंने कोई करप्शन की है। जो इनके खिलाफ फाइल की गई थी चार्जेस, उसमें था कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं लाड़खाना और शादाब कोर्ट के अंदर, और इसके अलावा फेक बैंक अकाउंट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्होंने घोटाले किए हैं। तो आज कोर्ट ने कहा कि ECP ने कहा कि नहीं नहीं, ये केस हम ख़त्म कर रहे हैं इनके खिलाफ, इनको नहीं सताना आपने, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जनाब, पाकिस्तान की भी बड़ी हिस्ट्री है मोरक्को के साथ, और आपको बड़ी सरप्राइज आप होंगे कि पाकिस्तान के मोरक्को के ऊपर बड़े एहसान हैं। आज जब ये जीता है फ्रांस और मोरक्को हारा है, तो उसका अफसोस पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फील किया गया है, और उसकी एक हिस्ट्री है और उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि 1952 में मोरक्को जिस वक्त अंडर फ्रेंच रूल था, तो यहाँ पे इन्होंने जो सुल्तान मोहम्मद V जो थे, उन्होंने अपने एक एनवॉय अहमद बेलाफ्रेज को भेजा था यूनाइटेड नेशंस में स्पीच करने के लिए उसकी सिक्योरिटी काउंसिल में, और कहा था कि भाई आप जो हमारे पे जुल्म कर रहा है फ्रांस, उसके ऊपर आप बात करें। तो उनको मना कर दिया गया था फ्रेंच गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम हमारी एक कॉलोनी हो, तुम इंडिपेंडेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे कर सकते हो। तो उस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे सर जफरुल्लाह खान साहब, उन्होंने रात का वक्त था, लेकिन उन्होंने फौरन जो है अपनी एम्बेसी जो US के अंदर थी वो खुलवाई, और उसमें से एक पासपोर्ट बना के इनको दिया बेलाफ्रेज साहब को, और उनको कहा कि तुम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ पाकिस्तानी बात करोगे और मोरक्को की बात करोगे तुम। तो उस वक्त उनको दिया गया, और वहां पे उस रात उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट दे के, और वो उस वक्त बात करें, जिसकी की वजह से सारी दुनिया की निगाहें जो है फ्रांस पे आई, और उन्होंने फ्रांस को प्रेशराइज किया कि मोरक्को को आप आज़ादी दें 1956 में। तो आपको बड़ी हैरत होगी ये जान के कि मोरक्को की जब इंडिपेंडेंस हुई, तो सुल्तान मोहम्मद V जिन्होंने के अपॉइंट किया था बेलाफ्रेज साहब को प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर वो पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसके के ऊपर बेलाफ्रेज साहब जाके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बात कर सके थे और पाकिस्तान का और मोरक्को का जो है केस लड़ सके थे, उसको फ्रेम करके अपने जो है ऑफिस में लटकाया था। और हर विजिटर को वो बताते थे कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस पाकिस्तानी पासपोर्ट, क्योंकि इसने हमें जो है वो दिया था, एक्सेस दिया था कि हम यूनाइटेड नेशंस में अपना केस फाइट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी पाकिस्तान जो है क्वेश्चन करता रहा है इनकी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन इनको चाहिए मोरक्को की यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के अंदर, लेकिन पाकिस्तान शुरू में तो फेल हुआ। उसके बाद जो है 9th UNGA का जो एजेंडा था उसमें अफ्रो एशियन ग्रुप्स ने भी इनका साथ दिया, और इस तरह से जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट जो था वो मोरक्को को मिल सका पाकिस्तान की एफर्ट्स के बारे में। तो जनाब पाकिस्तान का भी मोरक्को से बड़ा प्यार है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जो हैं जी, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे टाइम्स को, और उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि फिल्में वैसे फेल नहीं होती हैं, फिल्में इसलिए फेल होती हैं हमारी कि हमारे जो लीड एक्टर्स हैं वो 100 करोड़ रुपया एक फिल्म में काम करने का लेते हैं, और उनको बड़ी फिक्र होती है कि ये फिल्म जो है चलेगी या नहीं चलेगी। ये उनका काम नहीं होता, उनको अच्छा काम करना चाहिए। फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी ये डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वैसे तो आज तक कभी पता चला नहीं है कि बॉलीवुड के बड़े स्टार्स क्या चार्ज करते हैं, लेकिन जो मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं जो कि इतनी ऑथेंटिक भी नहीं मानी जा सकती, बहरहाल आई हैं कि जो बड़े स्टार्स हैं, खासतौर पे जो 3 खान हैं, 100 करोड़ रुपया पर फिल्म वो चार्ज करते हैं। मगर फिल्म देखें चलती भी कितनी है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं जी कि कभी कभी जब फिल्में फेल होती हैं तो वो फ्लॉप और फेल इसीलिए होती हैं कि ये लोग सारा पैसा खा जाते हैं और फिर फिल्म के बजट में कुछ रहता नहीं है, तो और चीज़ों पे स्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये आज इन्होंने बड़ी बात की है। अच्छा जनाब, 2 बहुत बड़े दिग्गज किस्म के जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर, एक तो विवेक अग्निहोत्री जिनकी कभी फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, और एक जो है अनुराग कश्यप, उनके बीच में बड़ी लड़ाई झगड़ा जो है अब शुरू हो गया है। हुआ क्या है जी कि जो विवेक अग्निहोत्री हैं उन्होंने कहा जी कि एक किसी न्यूज़पेपर की जो गलत हेडलाइन थी उसको, जो कि उन्होंने गलत छापी थी, उसको उन्होंने रीट्वीट किया, और उसमें लिखा हुआ था कि कंतारा और पुष्पा जो हैं उन जैसी फिल्में इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही हैं। उसके ऊपर बात करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि मैं ये जो बॉलीवुड का माय लॉर्ड बना हुआ है, मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। इसके ऊपर बहुत सारे जो इंटरनेट के यूजर्स थे उन्होंने विवेक अग्निहोत्री साहब को कहा कि सर ये गलत हेडलाइन छप गई थी, अनुराग कश्यप साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है। अब इसके ऊपर अनुराग कश्यप भी अब भड़क गए हैं। उन्होंने कहा जी सर, जिस तरह की आप फिल्में बनाते हैं ना, ये
कश्मीर फाइल्स टाइप की, जिसमें कोई ना रिसर्च होती है, ना कोई आपका बैकग्राउंड होता है, ना आपकी टीम को कुछ पता है, ना आपकी मीडिया हाउस को कुछ पता है, तो आप बेपर की उड़ा देते हैं। उसी तरह आप जो मैं कहता हूं ना, वो भी आप बेपर की उड़ा देते हैं बगैर अपनी रिसर्च किए हुए कि कौन क्या कह रहा है। तो कोई बात नहीं, नो वरीज, नेक्स्ट टाइम अपनी थोड़ी सीरियस रिसर्च करके मेरे खिलाफ बात करना। तो अब ये जो है, ये प्यार में कहा उन्होंने। हाँ हाँ, ये जो है, ये अब चीज़ें इनके बीच में भड़क गई हैं। अच्छा जनाब, पठान का गाना बेशरम रंग, जिसकी हमने बात की थी, आया था, वो बेशरम रंग जो है दिन ब दिन जो है लोगों के अंदर बेशर्मी बढ़ाता जा रहा है, इन अ सेंस के लोग बहुत उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हालांकि इंडिया की तो फिल्मों में अब आम लड़कियां जो है बिकनी पहन के आ जाती हैं, लेकिन अब इसके ऊपर बहुत एतराज़ आ गया है। इस पर एतराज़ इसलिए आया कि मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा है कि ये फिल्म का गाना जो है इंतहाई डर्टी माइंड सेट से बनाया गया है। दीपिका का जो कॉस्ट्यूम है वो बेइंतहा ऑब्जेक्शनेबल है, और ये जो है दीपिका की तो मेंटालिटी आपको पता ही थी, ये टुकड़ा टुकड़ा जो गैंग थी उसको बड़ा हेड कर रही थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब राइट्स चल रहे थे। तो आपको पता ही है कि ये किस तरह की लड़की है। तो ये जो फिल्म के अंदर सैफरन और ग्रीन कलर्स यूज किए गए हैं, सॉन्ग में जो कलर्स यूज किए हैं, जो लिरिक्स लिखे हुए हैं, जो टाइटल है, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, ये पीसफुल नहीं है। पठान है ना मूवी का नाम, तो वो कहते हैं कि ये टाइटल भी इतना पीसफुल नहीं है, और मैंने फिल्म के जो मेकर्स हैं उनको बताया कि इसको इंप्रूव करें। अगर इन्होंने चीजें इंप्रूव कर दी, वेल एंड गुड, अदरवाइज ये फिल्म एटलीस्ट मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। ठीक है जी, हूँ खुश हूँ, आराम है। That's a big threat. हाँ जी, हाँ जी, बिग थ्रेट। और जनाब इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेट लेजेंड जो है कैप्टन एंड्रयू फ्लिंटॉफ, वो एक फिल्म करते हुए एक्सीडेंट में जो है काफ़ी ज़्यादा इंजर हो गए हैं। ये डंसफोर्ड एरोड्रोम के अंदर सरी ट्रैक के अंदर एक फिल्म कर रहे थे। इनका जो मोटर शो आता है टॉप गियर बीबीसी के ऊपर, जो कि हमेशा ये बड़े शौक से करते हैं, उसके बीच में ये हो गए थे और ज़ख्मी, और ये 2019 से इस शो को होस्ट कर रहे हैं, पहली बार ये ज़ख्मी हुए हैं। तो उस वक्त तो इनको एड दी गई, लेकिन फिर इनको जो है रश किया गया हॉस्पिटल में। आपको पता ही है कि एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने 2010 में एट एज 32 कहा था कि मेरी जो नी इंजरी है वो काफ़ी अब चलती जा रही है, तो उसके होते हुए इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी ऑल काइंड्स ऑफ क्रिकेट से। लेकिन ये अपना शो करते थे, मोटर शो टॉप गियर, तो उसमें करते करते ये इनको चोट आई है, और लोगों ने आज जो है ट्विटर के ऊपर काफ़ी पागल हुआ था इनके लिए, दुआएं कर रहे थे इनके लिए। बाबर आजम साहब जो हैं जी, उनको पेशावर ज़ल्मी का अब जो है कैप्टन बनाया गया है, और जो PSL 8 होने वाला है, इससे पहले वो कराची किंग्स के साथ थे जिनको कि उन्होंने छोड़ दिया। तो लास्ट मंथ जो है ज़ल्मी ने इनको प्लेटिनम कैटेगरी में लिया था। इसके अलावा जो हैदर अली और शोएब मलिक हैं वो भी कराची किंग्स में प्लेटिनम और डायमंड कैटेगरी के अंडर जो है मूव कर गए हैं। बाबर आजम जो है उन्होंने वो कराची किंग्स के लिए सिंस 2017 खेल रहे थे, जब उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड छोड़ी थी, और जो है PSL के हाईएस्ट स्कोरर हैं। 2413 रन उन्होंने 68 मैचेस में बनाए हैं लास्ट। लेकिन सीजन में इनके साथ बड़ी बुरी हुई कि जो कराची किंग था वो ऐसी वाहिद टीम थी जो अपने 9 के 9 मैचेस जो थी वो लूज कर गई थी इन अ सिंगल सेशन, इन अ सिंगल एडिशन ऑफ अ गेम। तो उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया था। तो अब बाकी प्लेयर्स जो हैं उनके ड्राफ्ट्स जो हैं अब वो होंगे हारो तो ऐसा हारो, हाँ दिसंबर एक हारो एक जीतो, उसमें क्या मजा आएगा? कट्ठे जीतो, कट्ठे या हारो, कट्ठे हारो या कट्ठे जीतो या कट्ठे, हमने सारे हारने, हमने एक भी नहीं जीतना जी। हाँ, जाओ हमारी मर्जी। ठीक है जी। और जनाब कल जब अर्जेंटीना जीता तो आप सोचें सेलिब्रेशंस किधर हुई? अर्जेंटीना में हुई, जाहिर है, ऑफ कोर्स अर्जेंटीना में। इसके अलावा और कहाँ सेलिब्रेशन? शाजिया के ऑफिस में। वो साड़ियां तो गल्ला ही और ने। हाँ जी, हाँ जी हुई। लेकिन जो सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन देखी गई दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह, एक्सक्यूज मी, लियारी में हुई जनाब, कराची के लियारी में। लियारी में, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे हुई। और ये बड़ा जो है सोशल मीडिया के ऊपर इसको बड़ा ही जो है वो स्वैग मिल रहा है, क्योंकि आपको पता ही है लियारी तो वैसे मशहूर है गैंग वायलेंस के लिए, और बड़े गरीब लोग बेचारे रहते हैं तो पॉवर्टी के लिए। लेकिन जब जो अर्जेंटीना जीता फाइनल में जाने के लिए, तो जो संडे को अब होएगा इनके और फ्रांस के बीच में, क्योंकि आज मोरक्को हारा है उसी तरह से तो ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लियारी जो है बड़ा कराची वालों ने इसको सेलिब्रेट किया। वहां पे जब मीडिया वालों ने, इंटरनेशनल मीडिया ने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि मेसी तो हमारा
बड़ा ही फेवरेट स्टार है। और यहाँ पे तो वो लोग कहने लगे कि यहाँ पे तो ईद के दिन भी लड़के शलवार कमीज नहीं पहनते, यहाँ पे अर्जेंटीना की टी शर्ट्स पहनते हैं ईद के दिन भी। उनको इतना प्यार है। उन्होंने कहा अच्छा दूसरे नंबर पे तुम्हें किससे प्यार है? उन्होंने कहा जी दूसरे नंबर पे हमें जो ब्राजील का नेमर है उसको हम बड़ा प्यार करते हैं। तो जाहिर है कि जिस वक्त हमारा अर्जेंटीना जीता तो हमने नाचा गाया, डांस किया, फायरवर्क्स किए, हम बड़े खुश हैं। और अगर आप वो कहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि अगर आप इस वक्त लियारी के एरिया में जाएं तो उनकी जो दीवारें हैं उन पे बड़े बड़े जो है म्यूरल्स बने हुए हैं इनके अर्जेंटीनियन जो प्लेयर्स हैं उनके। तो जनाब ये लियारी में बड़ा जो है वो वैसे एक मीम भी आई थी इसके ऊपर कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो मिल रहे हैं फीफा के प्रेसिडेंट से और कह रहे हैं हम लियारी में फुटबॉल डेवलप करना चाहते हैं क्योंकि इतने फैंस हैं लियारी में फुटबॉल के। यहाँ पर बड़ी फुटबॉल आप देख लें कि लियारी में बड़ी फुटबॉल खेली जाती है। वो कहते हैं हम तो ईद पे भी नहीं पहनते शलवार कमीज, हम तो अर्जेंटीना की टी शर्ट पहनते हैं। तो लियारी में तो बड़ी फुटबॉल खेली जाती है। दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, बट वही है ना, हम डेवलप नहीं करते ना, हम डेवलप नहीं चीज को करते हैं। वो टैलेंट है इतना जबरदस्त। मगर ये दे आर वेरी गुड प्लेयर्स एंड दे आर अमेजिंग। तो अब फाइनल जो है अर्जेंटीना और फ्रांस खेलेगा। फ्रांस के प्रेसिडेंट भी वहाँ पर कतार में। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो भी आज बड़े खुश थे। वो देखे सामने बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। हमारा जो टीवी देख रहे हैं हमारा बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बड़े खुश हैं वो। तो वो वही कह रहे थे लोग। एक और मीम थी तो इनको कैसा लग रहा है कि इनकी एक पुरानी कॉलोनी जो इनके साथ खेल रही थी। हम और बात नहीं करेंगे अब स्पोर्ट्स पे। मोरक्को आज हार गया फ्रांस से 2-0। स्पोर्ट्स पे और बात नहीं करेंगे, बाकी की बातें। फाइनल फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में होगा। बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह ताला। कल फिर आपसे मुलाकात, उस वक्त के लिए इजाजत।